तो सर प्रोटीन की जो एक रेस लगी हुई है कि लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को तो बढ़ा लेते हैं बट उसके लायक पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते हैं, और बहुत बार हम देखते हैं कि टेंशन करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, लेट नाइट जगते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल, आउटिंग, सोशलाइजिंग, ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। वो लेग्जेटिव ले रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहे हैं, तो ऐसी कौन सी लेग्जेटिव है जो लंबे समय तक लेना अच्छा नहीं होता है? प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में आपका क्या कहना है? एनीमा देते हैं लोग, नेचुरोपैथी में जब जाते हैं तो एनीमा लेकर आते हैं, और बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि नेचुरोपैथी में ये एडमिनिस्टर किया जाता है कि आप सेल्फ एनीमा भी लेते रहिए। तो क्या ये प्रोसीजर सेफ है और बताया जा सकता है, या इस पे आप बिलीव नहीं करते? कॉन्स्टिपेशन, और खासतौर पे आजकल तो छोटे बच्चों को भी बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पी गोयल, और आज मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही फेमस ट्रस्टेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत गुप्ता। सबसे पहले मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सर, मोस्ट वेलकम, एंड आपने समय निकाला आज इस पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग्स आर म्यूचुअल। सर, भारतीय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्लिनिक शंकर नगर में अपना प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके अच्छे रिजल्ट हैं। तो सर, सबसे पहले शुरू करते समय मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आपने इस लाइन को चुना और कैसी रही आपकी इनिशियल जर्नी से लेकर के आज जिस जगह पर आप हैं? देखिए, मैं जो है मेरी स्कूलिंग जो है पहले बरगढ़ में पैदा हुआ। मैं अपना शुरुआती 5 साल वहीं पढ़े मैंने, प्राइमरी स्कूल जो है। फिर सरायपल्ली में मेरा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ 6, 7, 8। फिर मैं पिलानी चला गया जो है, और फिर पिलानी के बाद मेरा MBBS 12th के बाद मैं MBBS मैंने रीवा के मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, और फिर MD मेडिसिन मैंने इंदौर से किया। और फिर मैं उसके बाद जो है मुझे लगा कि मेरे को विदेश जाना चाहिए, तो मैं इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड में लैब एग्ज़ाम होती है, MRCP एग्ज़ाम होती है। फ्लैग एग्ज़ाम क्लियर किया, MRCP का पार्ट 1 क्लियर किया। फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, अपने को हिंदुस्तान में ही रहना है, तो फिर मैंने DM किया। तो DM मैंने PGI चंडीगढ़ से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में किया। जी सर। सो अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड देखिए, मैंने इसलिए चुना कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब एक ऐसा फील्ड है जिससे संबंधित बीमारियां जो है बहुत कॉमन है, बहुत रैम्पेंट हैं, समाज में पूरी तरीके से व्याप्त है। पर इस अच्छी बात इसमें ये है कि ये बीमारी ज़्यादातर समय जो है खतरनाक नहीं साबित होती, और एट द सेम टाइम उसमें ये जानने की ज़रूरत है कि इससे इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसका जो जीवन का जो स्तर है, उस बीमारियों से काफ़ी घट जाता है। तो इसीलिए ये शुरुआत में कई बार इग्नोर करते थे लोग बाग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को जो है, पर तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो इग्नोर करने लायक नहीं है, ये तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अच्छी नहीं है तो फिर आनंद ही क्या है जीवन का जो है। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेरे को चुनना चाहिए, और इस प्रकार से फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड में आ गया। सर, ये बात आपने एकदम सही कही कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और गट को क्योंकि सेकंड ब्रेन भी कहा गया है, तो उसकी कैसी क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली डिसाइड करती है। और आज आपका और मेरा कॉम्बिनेशन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ और आप खाने से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो सर, किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं आपके पास? हमारे जो डे टू डे प्रैक्टिस में जो सबसे आम बीमारी है, जो कि डिफाइंड हमारी भाषा में डिफाइंड है कहेंगे, एक तो है GERD, जिसको कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहेंगे, और एक दूसरी बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दूसरी कॉमन बीमारी ये है, और तीसरी बीमारी है डिस्पेप्सिया। सो ये जो 3 बीमारियां हैं, ये आप ये समझिए, मेरे क्या ज़्यादातर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनके 70 से 80 जो मरीज परसेंट जो रहते हैं, वो इन्हीं 3-4 बीमारियों से ही ग्रसित रहते हैं। और एक अभी मेटाबॉलिक जो डिजीज है, मेटाबॉलिक लीवर डिजीज जो है, वो एक बहुत कॉमन डिजीज जो है देखने को आ रही है आजकल। सो ये 3-4 डिजीज हैं जो कि सबसे फ्रीक्वेंट है हमारे प्रैक्टिस में। करेक्ट। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर या डाइटिशियन के पास आदमी तभी जाता है जब पानी सर से निकलने लगता है और वो चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। यूजुअली लोग अर्ली सिम्टम में बिल्कुल भी आते नहीं हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, उन चीज़ों को वहीं पे इलाज नहीं कराते या उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो अगर बात करें कि एसिडिटी जैसे कि लोगों को चालू होती है और लोग खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। एंटासिड तो उनको लगता है ओवर द काउंटर ड्रग है तो ले लो, बस एंटासिड ले लिया और काम खत्म।
तो सर आपको क्यों लगता है, क्या लगता है आपको कि ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि एसिडिटी जो एक बीमारी है, ये एक लोक भाषा का शब्द है एसिडिटी। अगर आप हमारी जो किताबें हैं, जो हमारी रेफ़रेंस बुक अगर देखेंगे तो उसमें सच एसिडिटी नामक कोई बीमारी नहीं होती। बड़ा विरोधाभास है ऐसा सुन के आपको लगेगा। पर अगर अपन ठीक लोगों की आम भाषा जो एसिडिटी को कहें तो लोग बाग एसिडिटी जो है, जैसे खट्टी डकार आना, छाती में जलन होना, पेट में जलन होना या पेट भारी लगना या जो है इस प्रकार की चीज़ों को लोग बाग एसिडिटी बोलते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एसिडिटी कोई गांव का मरीज आएगा, उसके जो है अगर सिर में दर्द है तो वो बोलेगा कि मेरा जो सिर में दर्द है वो एसिडिटी के कारण है। तो जो लोक भाषा में एसिडिटी का जो मायने है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा वेरी जिसको आप पर आमतौर पे ये सिम्टम जो मैंने आपको 4-5 बताए, ये सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी में। और ये जो एसिडिटी, ये जो तथाकथित जो एसिडिटी की बीमारी है, इसमें जो जो सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगा इंसान की जो दिनचर्या है, उसका जो दैनिक जो जीवन है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। करेक्ट। जी। जी सर। तो सर आपने कहा कि एसिडिटी नाम की तो कोई बीमारी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। इसको क्या हम ऐसे समझें कि ये एक इंडाइजेशन या उनकी दिनचर्या और डाइट से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है जो अराइज़ हुई है बॉडी के अंदर, हाँ, कर सकते हैं आप। है ना? कर सकते और सर उसके लिए एंटासिड लेते रहना और लंबे समय तक लेते रहना, ये कहाँ तक ठीक है और इससे क्या साइड जी, 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 आप एकदम ठीक कर रहे हैं। देखिए, कोई भी दवाई का बिना ज़रूरत से लेना कोई उचित बात नहीं है। हर एक दवाई का अभी नहीं तो बहुत लॉन्ग टर्म में इंसान को थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको लेना क्यों? सबसे सिंपल बात है कि नहीं? ये तो कोई आनंददायक चीज़ नहीं है कि कोई अपन जूस पी रहे हैं, चलो ले लेते हैं, आनंद आएगा। तो दवाई में तो ऐसा है नहीं, तो वो तो फ़ायदा अपने को है नहीं। तो आपको अगर हमको उससे फ़ायदा मिले तो हमें लेना, नहीं तो क्यों लेना? सबसे सिंपल बात है। मैं कहूँगा इंसान की कोई भी तकलीफ़ होती है, तो स्वयं जो है डॉक्टर बन के दवाई ना लें, क्योंकि ये जो उसके जो सिम्पटम हैं, उसके लक्षण हैं, हो सकता है एक कोई सिंपल बीमारी के कारण हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ी बीमारी हो, और इस बात की भी काफ़ी संभावना है कि उसको दवाई की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। उसके खाली दिनचर्या में और उसके खान-पीन में परिवर्तन करके भी काफ़ी कुछ उसकी जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर की जा सकती है। ऐसा है। एग्ज़ैक्टली। सर हम देखते हैं कि लोग प्रोटीन की रेस में भाग रहे हैं। प्रोटीन बढ़ाओ, डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, हम जिम करते हैं, हमें बॉडी बनानी है, प्रोटीन बढ़ाओ, हमारी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है। आप देखते हैं कितनी सारी मार्केटिंग एजेंसी है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं और लोग प्रोटीन इंट्रोड्यूस तो कर लेते हैं डाइट में, बट उसके लायक पानी नहीं बढ़ाते हैं या उसके लायक बॉडी को अल्कलाइन नहीं करते हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है और उसकी वजह से भी बहुत बार ये सब गट इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि रात को टाइमली सोना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, ठीक से बॉडी को हाइड्रेट करना, टेंशन स्ट्रेस ना करना और धीरे-धीरे खाना। आजकल लोग फ़ोन पे देखते-देखते खाना खाते रहते हैं। हड़बड़ी में सर इधर भागे, उधर भागे और खाना खाते रहते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं। तो सर प्रोटीन की जो एक रेस लगी हुई है कि लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को तो बढ़ा लेते हैं, बट उसके लायक पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि टेंशन करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, लेट नाइट जगते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल, आउटिंग, सोशलाइज़िंग, ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। तो लोगों को वो उन चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे परिवर्तन नहीं लाना, लेकिन एक शॉर्टकट अपनाना है और फिर एक के बाद एक के बाद एक दवाइयाँ ऐड होती चली जाती हैं। तो सर इस तरह से आपका क्या मानना है कि गट के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल से कितनी जुड़ी हुई रहती है? हाँ, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। ये जो आपने हेल्दी हैबिट्स के बारे में जो जानकारी दी, वो बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट अगर कोई इंसान इसको प्रॉपर्ली फॉलो करे, तो वो सिर्फ़ गट की ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है, जो है। सो उसको ये सब हेल्दी हैबिट ज़रूर इनकल्केट करनी चाहिए, अपने जीवन के हिस्से में उसको लाना होगा। और कोई शॉर्टकट कोई जो है वो सोचे कि ये मैं शराब भी पीऊँगा और स्मोकिंग भी करूँगा और रात को भी खाना खाऊँगा और देर रात तक जगूँगा, सुबह देरी से उठूँगा, एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, बिस्तर में पड़े-पड़े मोबाइल देखता रहूँगा।
जो है। सो ये सब जो चीज़ें हैं, इससे उसको दूर होना ही होगा, होना ही होगा। नहीं तो देर-सबेर जो है इसके गंभीर परिणाम किसी न किसी रूप में देखने ही होंगे हमें, देखने ही पड़ेंगे। सर क्या ऐसा बोलना करेक्ट है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर ठीक से ट्रीट ना की जाए तो ये जीईआरडी में कन्वर्ट हो जाती है? जीईआरडी बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है और उसमें तो रिप्ले जी। देखिए जो जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग भाषा में जो एसिडिटी जो शब्द कहते हैं, जिसमें कि लोग बाग खट्टी डकार या छाती में जलन या पेट में जलन की तकलीफ बताते हैं, तो ये जीआरडी जो बीमारी होती है, जिसको कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, मतलब पेट का जो एसिड है, नॉर्मली जो पेट में एसिड होता है वो फुट पाइप में आता है, तो उसका भी यही लक्षण है, खट्टी डकार का आना और छाती में जलन होना। तो इनफैक्ट एसिडिटी के कई सिम्टम्स जो हैं कम वो जीआरडी की बीमारी के साथ में एकदम ओवरलैप करते हैं राइट। जो है। और जीआरडी का जो बीमारी है उसके इनिशियल स्टेज में या हम दवाई भले ही दे देते हैं मरीज को ताकि उसको एक बार अच्छा लगे, पर उससे हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर वो चाहता है कि वो जो है उसकी दवाई छूट जाए, तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, तभी उसकी बीमारी जो है बिना दवाइयों से ठीक हो सकती है। राइट। सर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और खास तौर पे आजकल तो छोटे बच्चों को भी बहुत कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। बच्चे सुबह उठ के स्कूल भाग जाते हैं, उनकी रेगुलर जो बॉवल मूवमेंट की जो रूटीन है वो सेट भी नहीं हो पाती है, फिर वो स्कूल से आने के बाद फ्रेशन अप होते हैं। तो सर इसमें आपका क्या कहना है, क्या ये ऐसा करना ठीक है या उनको इस चीज़ के लिए समय देना चाहिए और उनकी आदत इनकलकेट करनी चाहिए? बराबर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ काफ़ी ज़्यादा है आजकल। कारण आप जानते हैं जो है एक तो बच्चे लोग में फ़ास्ट फूड का जो अपनाना है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो पूरा मिल्क बेस्ड ही डाइट लेते हैं, ज़्यादा जो है फाइबर डाइट लेते ही नहीं हैं। और फिर सुबह-सुबह जो है उनकी अगर स्कूल 8 बजे से चालू होता है तो वो लोग साढ़े 7 बजे उठते हैं और फिर उनको कहते हैं कि फटाफट पॉटी में बैठिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो उठेगा और यूँ पॉटी में बैठेगा और खूब पॉटी हो जाएगी, उसको होती नहीं है। फिर वो जो है ना आपाधापी में वो ब्रश-व्रश फटाफट करेगा और खाना नाश्ता भी ठीक से कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है और टिफ़िन लेके चला जाएगा। तो उसको जो मॉर्निंग के समय में जो उसको मोशन होना चाहिए, जाके बैठना चाहिए, 5-7 मिनट बैठना चाहिए, एक अच्छी बाउल हैबिट के लिए ज़रूरी है, वो कभी हो ही नहीं पाता क्योंकि उसको स्कूल जाना है और देरी से उठना है और फिर स्कूल जाना है, जो है। तो या तो सुबह जल्दी उठे, रात को समय से सोए, जल्दी उठे, जो है, थोड़ा-सा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करे, पर्याप्त समय दे पॉटी में, पानी अच्छे से पिए, जो है, हरी सब्जियाँ, सलाद अच्छे से खाए, फ्रूट्स अच्छे से खाए, तो ये सब कब्ज़ियत की शिकायत उनको होगी ही नहीं। करेक्ट। तो सर ये खास बात ध्यान देने की है पेरेंट्स के लिए भी कि जब बच्चों को छोटी-छोटी भूख लगती है, जब वो खेल कर आते हैं, तो हम उन्हें क्यों नई-नई चीज़ें पका कर दें? अगर हम उस समय एक अच्छी प्लेट भर के फ्रूट्स दे दें, उनको वेजिटेबल सैलेड दे दें, तो ये चीज़ उनके पेट को भी, गट को भी ठीक रखेगी और उनको ओवरऑल हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगी। और आजकल बच्चे पानी भी बहुत कम पीते हैं सर। तो सर अगर ये तो बच्चों की बात हुई, बट बड़ों में भी मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बहुत फाइबर भी खा रहे हैं, पानी के इंटेक पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो सर ऐसे में आखिर क्या रीज़न हो सकता है जो उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं? बराबर। एक तो अगर वो हाई फाइबर डाइट का पालन कर रहे हैं, पानी अच्छे से पी रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि एक उनको फिज़िकल एक्टिविटी जो है, वो काफ़ी अच्छे से इंश्योर करना चाहिए। उनका जो स्लीप का टाइमिंग है, वो उनको जो है अच्छा परफेक्ट करना चाहिए। समय से सोना और समय से उठना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बॉल ट्रेनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, पट्टी में रोज़ जाके बैठना, 5-7 मिनट सुबह के समय में बैठना। हाँ, ताकत नहीं लगाना है पर बैठना ज़रूर है। ये जो है नेचुरल चीज़ें हैं और उसके बाद भी अगर इंसान को फ़ायदा ना मिले, तो फिर हमें कारण को पता लगाना है कि इस इंसान में जब ये सारी हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहा है, तो वो फिर उसको कब्ज़ियत की शिकायत क्यों हो रही है? ग्रेट। और सर अगर वो लैक्सेटिव ले रहे हैं और कंटिन्यूअस बेसिस पे ले रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी लैक्सेटिव है जो लंबे समय तक लेना अच्छा नहीं होता? जैसे इसबगोल है या फिर कोई और लैक्सेटिव दे रहे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब लैक्सेटिव को भी वो लंबे समय तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नेचुरल तरीके से अगर हो जाए तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। आदमी अगर नेचुरल फाइबर, हरी सब्ज़ी, सलाद को ठीक मात्रा में खाए,
और वो खुद ही एक लग्जेटिव का काम करेगी और पानी अच्छे से पीना एक लग्जेटिव का काम करेगा। उसके पश्चात भी अगर उसको लग्जेटिव अगर लेना है तो खास जो उसको ध्यान रखना है वो चूरन ना ले। मैं कहूँगा किसी भी प्रकार के जो चूरन जो रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होते हैं और उसके प्रति लोगों में टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। मतलब आप ये समझिए कि शुरुआत में उसको आधी चम्मच चूरन से उसका पेट साफ हो जाता था, फिर समय कैसा आएगा कि उसको 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक समय आएगा कि उसको 1.5 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 2 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी और एक समय आएगा कि वो कहेगा कि मैं चूरन भी खाता हूँ तब भी उसका पेट साफ नहीं होता। तो चूरन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लग्जेटिव, तो उसको अवॉइड करना है। और सबसे बेस्ट अगर लॉन्ग टर्म पे लेना है तो आई विल सजेस्ट सिंपल इसबगोल जो है वो सबसे श्रेष्ठकर है और उसको अपन सालों तक ले सकते हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है तो सबसे अच्छा है। और फिर बाकी जो माइल्ड लग्जेटिव होते हैं जैसे लैक्टिटॉल हुआ, लैक्टुलोज हुआ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, ये सब माइल्ड लग्जेटिव है। दे कैन बी टेकन फॉर लॉन्ग टाइम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको लेने में। ऑफ कोर्स उसके बिना काम करे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता और अगर लेना पड़े तो ही कैन टेक इट। करेक्ट। सर एनीमा देते हैं लोग, नेचुरोपैथी में जब जाते हैं तो एनीमा लेकर आते हैं और बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि नेचुरोपैथी में ये एडमिनिस्टर किया जाता है कि आप सेल्फ एनीमा भी लेते रहिए। तो क्या ये प्रोसीजर सेफ है और बताया जा सकता है या इस पे आप बिलीव नहीं करते? देखिए, मैं सेल्फ एनिमा लेना या एनिमा को कभी एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन सजेस्ट नहीं करूँगा और ख़ास करके सेल्फ एनिमा को बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो ट्यूब आप अंदर नीचे जब डालते हैं तो पॉटी के रास्ते में तो वो इंजरी पैदा कर सकते हैं। और कई बार अगर कई लोग क्या है कि सोप वाटर यूज करते हैं या पानी की मात्रा खूब सारा एक साथ डाल देते हैं, उससे लोगों को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है या कभी फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है तो हाइपर फॉस्फेटिमिया हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए और इनकी इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर इंसान जो है सिंपल अगर लग्जेटिव लेना है तो सिंपल लग्जेटिव, तो ये सब एनिमा और इस सब की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं जिसका ऑपरेशन होना है अभी 2 घंटे के बाद और उसको पट्टी करानी है तुरंत, तो उस केस में खाली एनिमा मैं कहता हूँ कि लगाया जाता है, क्योंकि एनिमा एक ऐसा है जिसका इफेक्ट तो है तुरंत आ सकता है, बट दैट टू इन द हॉस्पिटल सेटिंग, क्योंकि उनको पता है कि किस मात्रा में किस डोज में लगाना है ना? सर आजकल कुछ ऐसे ओरल चीज़ें भी चल गई हैं कि ओरल एनीमा होता है, उसको ले लिक्विड को तो पूरा आपका गट जो है वो एक बार के लिए क्लीन हो जाता है। तो क्या सर इस तरह की चीज़ें सेफ हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आती हैं ऐसी जो दवाइयाँ आती हैं जो कि पूरा गट क्लीन हो जाता है। पर मैं ये कहता हूँ कि पूरा गट एक बार में क्लीन करना ही क्यों है? हमारा तो गट तो लगातार जो बॉडी की जो प्रवृत्ति है उसमें लगातार मोशन बनना तो हमारी प्रवृत्ति है। अगर मैंने एक बार दवाई पी के पेट आज जितने भी पॉटी है पूरा साफ भी कर दिया, तो अभी मैं जब अगले मोमेंट में कुछ भी खाऊँगा तो फिर पॉटी बननी है। फिर मैं थोड़ा-सा और खाऊँगा तो ये बननी ही बननी है। तो ये तो मेरी कंटीन्यूअस साइकिल है ना? तो मैंने एक बार अगर क्लीन भी कर दिया, तो 2 घंटे के बाद फिर बनना ही बनना है। वो तो उसका नेचुरल प्रोसेस है, तो मेरे को पूरा क्लीन करना ही क्यों है? अनलेस एंड अनटिल मेरे को वहाँ कुछ जाँच करनी हो, जिसमें मेरे को कोलोन में कुछ देखना हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा साफ हो जाए ताकि मैं अंदर कुछ चीज़ है तो उसको देख सकूँ। पर अदरवाइज़ नॉर्मल कोर्स में करना ही क्यों है? जो है, एक नॉर्मल इंसान जो कि कहता है कि मेरा पेट साफ हो गया और आज अच्छे से पेट साफ हुआ, उसके भी अगर हम जाँच करेंगे तो पेट में पाएँगे कि उसके पेट में पॉटी है। तो कोई ये ना समझे कि मेरा पेट साफ हो गया तो अभी उसके पेट में पॉटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा है ही नहीं, पॉटी फिर भी मिलेगी। तो ऐसा कोई करने की आवश्यकता नहीं है हमको। करेक्ट। सर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स तो बड़ा आजकल जो है बड़ा एक टॉपिक है जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है साइंटिस्ट लोगों का और लोगों का और डॉक्टर्स लोग का भी। काफ़ी कुछ साबित हो चुका है और बहुत कुछ साबित होना है। और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक जो है पेट की कई बीमारियों में कारगर काफ़ी हद तक सिद्ध भी हुई है। जैसे कि एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हुआ और जैसे कि आपका जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हुआ, इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी, इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन में भी और इनफैक्ट ये जो मेटाबॉलिक लीवर डिजीज होती है उसमें भी। तो इस प्रकार से ओबेसिटी में भी। सो जो है वो काफ़ी इनफैक्ट अल्कोहलिक लीवर डिजीज में भी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई है जिसमें प्री और प्रोबायोटिक्स का रोल जो है कुछ हद तक और कुछ में काफ़ी हद तक साबित हो चुका है। सो बड़ा इमर्जिंग जो है इंटरेस्टिंग एक थेरेपी है ये जो है।
और काफ़ी कुछ होना बाकी है इसमें अभी, जो है। राइट। सर आप एक ऐसा मैसेज क्या देना चाहेंगे? लोग क्या मिथ लेके आपके पास आते हैं जो आपको लगता है कि लोगों का भ्रम दूर होना चाहिए आपके पास जो मैक्सिमम लोग आते हैं? एक तो लोगों का जो है, जो पेट की जो बीमारी होती है, तथाकथित गैस और इंडाइजेशन और की जो बीमारी होती है, उसके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं। खास करके लोगों को शरीर में कुछ भी तकलीफ हो, जोड़ों में भी दर्द अगर होगा और उसके सिर में भी दर्द होगा, या उसको बॉडी पेन भी होगा, या उसकी सांस भी फूल रही होगी, उसका वजन भी घट रहा होगा, और वो तो ये सब बीमारी का कारण वो गैस तो मानते हैं कि भाई ये गैस है, इसीलिए मेरे जोड़ों में दर्द है, इसीलिए मेरे हाथ पैर में दर्द है, इसीलिए मेरे को सुस्ती है, और इसीलिए मेरे को नींद नहीं आती है, और इसीलिए मेरे इस टाइप की बातें करते हैं, जबकि ये सब सत्यता नहीं है, बिल्कुल सत्यता नहीं है। गैस से किसी को जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता, गैस को किसी को बॉडी में पेन नहीं हो सकता, गैस से किसी को सुस्ती नहीं आ सकती, गैस से किसी को हेडेक नहीं हो सकता, गैस से किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और गैस के चलते किसी को और कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती है। ओके। तो सर एक आखिरी मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे एज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? देखिए, मैं जो जी, मैसेज मेरा है, हेल्दी डाइट खाएँ, जो है सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंश्योर करें। ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन से बचें। करेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड गिविंग अस अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।